हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं। ये हमारी क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है टेट, सी टेट, यूपी टेट, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। और जो एसएसटी में होता है वो सबको पता है, जीके में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो भारत की भूगर्भिक संरचना का इसमें अर्थ क्या है, मतलब जो भारत की धरती है उसके अंदर जो रचनाएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो चट्टानें होती है, चट्टानों के बारे में हम सारी अलग अलग डिटेल से सारे पढ़ेंगे। तो ये बुक एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है कि भूगर्भिक संरचना किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप की जानकारी मिलती है। फिर तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिसके उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। किसका? उर्वरा मिट्टी का। फिर उदाहरण के अनुसार गंगा के मैदान को लिया जा सकता है इसमें। और इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की अधिकता होती है। मतलब कि धातु से निर्मित खनिज है वो ज़्यादा मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, ये दे रखा आगे। धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। फिर है भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी? प्राचीन और नवीनतम चट्टानें। फिर है एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम नई चट्टानें पाई जाती है, और दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टनरी या नवीनतम परतदार चट्टानें की अधिकतम बहुलता है। इनके भूतत्व विशेषताओं के कारण इन्हें कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, बड़े 3 भागों में। फिर और इसमें प्रायद्वीपीय मतलब जो पानी से घिरा हुआ उसके बारे में, और मैदानी अलग होता है जो भूमि होती है। फिर आगे दे रखा है चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण प्राय 2 प्रकार से होता है। कितने? 2 प्रकार से। एक तो आग्नेय चट्टानें होती है, और जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्ति, जो कि पृथ्वी में जो आंतरिक जो होता है घटनाएं होती है उसके कारण होता है। और दूसरी होती है चट्टानें जिनका निर्माण इन जो आग्नेय चट्टानें होती है उसके टूटने या अपरदन या निक्षेपण रूप बदलने से होते हैं। फिर आगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये 3 वृत्त भाग दे रखे थे। कौन कौन से थे? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें क्या दे रखा है? यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, और भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। ये भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखो, ये भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें। फिर है आर्कियन चट्टानें में कौन कौन सी आती है? आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। फिर पुराण महाकल्प की चट्टानें, और फिर है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें, आर्य महाकल्प की चट्टानें। पुराण महाकल्प की चट्टानों में कौन कौन से आते हैं? कुडप्पा क्रम। इसको भी 2 भागों में बांटा आगे चलकर, निचली कुडप्पा और ऊपरी कुडप्पा। फिर विंध्य क्रम को भी 2 भागों में बांट दिया, निम्न विंध्य समूह, विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। फिर आता है दिल्ली क्रम। फिर आता है हिमाचल क्रम। फिर आगे द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें कौन कौन सी? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। किस में आती है? द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों में। फिर कार्बोनिफेरस को बांट दिया 3 भागों में अलग अलग। कौन से? ऊपरी, मध्य, निचली, 3 भागों में बांट दिया इनको।
फिर आगे दे रखा है आर्यन महाकल्प की चट्टानें, जिसमें गोंडवाना समूह आता है। इसको बांटा है 3 भागों में, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। फिर ऊपरी कार्बोनिफेरस को ट्रियासिक समूह, जुरेसिक समूह और क्रीटेशियस समूह, और फिर है दक्कन ट्रैप। फिर आगे दे रखा है किसको, आर्यन समूह, आर्य महाकल्प की चट्टानों को ही। आगे चल के इनको बांटा है अलग अलग भागों में, तृतीय जीवकल्प, टर्शियर क्रम, ये देख लेना आप, इनको अलग अलग दे रखे हैं। फिर आगे फिर आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन सी होती है, जिसका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप होता है। मतलब जो पृथ्वी गर्म होती है और वो जो ठंडा हो जाता है, उसका अंदर का लावा उसके कारण होता है। फिर ये प्राचीनतम चट्टानें और ये मूलभूत चट्टानें कैसी है, प्राचीनतम और मूलभूत। फिर पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्वकाल आर्कियन युग में हुआ है। कैम्ब्रियन पूर्वकाल को क्या बोलते हैं, आर्कियन युग। फिर हमारा अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है, मतलब अधिक बदलने के कारण, टूटने के कारण। फिर इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये निस्वशिष्ट प्रकार की चट्टानें कैसी है, निस्वशिष्ट प्रकार की चट्टानें, आर्कियन। और फिर आगे दे रखा है प्रायद्वीपीय भारत को 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग किससे बना है, जिसको बोलते हैं आद्यकल्प या आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानों से बना है 2/3 भाग प्रायद्वीपीय मतलब जो जल का भाग है। फिर प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिले हैं। प्रकार कौन कौन से मिले, बंगाल निस, बुंदेलखंड निस, नीलगिरी निस, जो कि क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। फिर आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। आर्कियन चट्टानें, इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, एभरक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी व सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है, मतलब ज़्यादा मिलती है। फिर आता हमारे ये चट्टानें मुख्यतः कहाँ मिलती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आर्कियन चट्टानें देख सकते हो आप, मैप में दे रखा है कहाँ कहाँ मिलती है। फिर आता हमारा आगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। किससे होता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उसके टूटने पर इसका निर्माण होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। फिर आगे है प्राचीनतम परतदार चट्टानें है यह, जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी है, मतलब कि बदल चुकी है। फिर अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टान से हुआ, कैसी चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से। फिर यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत अरावली पर्वत है जो। फिर है इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है, कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में। फिर यह प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। फिर धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से में, एक तो है कर्नाटक के धारवाड़ व बेल्लारी जिलों में, जहाँ से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। फिर छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी इनका विस्तार है। दिल्ली में अरावली रियोला श्रेणी, दिल्ली श्रेणी जिसे बोलते हैं, फिर से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी यह चट्टानें जाती है। ये दे रखा है मैप में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, देख सकते हो आप। फिर भारत में धारवाड़ चट्टानें, भारत में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का विस्तार
विभिन्न क्षेत्र में है। इन चट्टानों का अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जो निम्नतः दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक और कावेरी घाटी तथा धारवाड़, मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेशों में फिर है सासर श्रेणी, बालघाट, चिली श्रेणी, हजारीबाग में गोडाइट श्रेणी, विशाखापट्टनम कुदोराइट श्रेणी, फिर है गुजरात में चंपानेर श्रेणी तथा दिल्ली के निकट अरावली श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। फिर आता है बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। फिर पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियां, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बरेल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस प्रक्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? बाह्य धारवाड़ प्रायद्वीपीय जो भारी वो है। फिर आता आगे आता कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कौन सी होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने पर जो बनता है, टूटने निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। यह कैसी होती है? परतदार चट्टानें होती है। फिर क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तुलना में कम हुआ। क्या हुआ? इसका मतलब कि ये कम टूटी है, रूपांतरण कम हो, मतलब परिवर्तित कम हुई है। फिर तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था परंतु इतने जीव यहाँ पे नहीं मिलते। फिर इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले के नाम पर हो। किसके नाम पर? आंध्र प्रदेश में है कुडप्पा जिला, उसके नाम पर। फिर जहाँ अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। फिर ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा का क्षेत्र श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। कहाँ पे है? कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विस्तार है। फिर राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। फिर ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए। इस क्रम की चट्टानें में हीरे भी पाए जाते हैं। फिर जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। कैसी चट्टानों से? कुडप्पा क्रम की। ये फिर मैप में दे रखा आगे। दिल्ली में रायपुर, हैदराबाद, ये देख सकते हो आप। फिर आते आगे आते हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जैरेसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर है इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव व महादेव पहाड़ी फिर प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम व असम में पाया जाता है। फिर गोंडवाना चट्टानें दे रखा है। ये इन चट्टानों में क्या मिलता है? इन चट्टानों के निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्रित होने वाले पदार्थों से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण कौन सी का? गोंडवाना चट्टानों का। फिर भारत का 98% कोयला इम्पोर्टेंट इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे? गोंडवाना चट्टानों से। और इसके अतिरिक्त क्या होता है? बालू का पत्थर, चिक्का मिट्टी और लिग्नाइट मिट्टी, ये ध्यान रखना। फिर दक्कन क्रेटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई।
फिर जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृतियों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है। यह क्वार्ट्ज, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। फिर है इसे ट्रैप कहने का कारण क्या है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट व डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कैसी है, कठोर है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और जिसे कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। फिर आगे ये दक्कन ट्रैप दिखा रखा है, कहाँ पे है ये। फिर विंध्यक्रम की चट्टानें, विंध्यक्रम की चट्टानें, इसका निर्माण विंध्य पर्वत से हुआ। किससे हुआ है, विंध्य पर्वत से। फिर गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा है। किसके, गंगा मैदान और दक्कन के पठार की। विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक कितनी 103,600 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। फिर भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। फिर आई विंध्यन चट्टानें दे रखे हैं। ये कैसे है, परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। फिर है इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और कॉपर क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला क्या बना है, बलुआ पत्थर से। किससे बना है दिल्ली का लाल किला, बलुआ पत्थर से। फिर है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ। किसका, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप का निर्माण। फिर है पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यक्रम में ही स्थित है। कहाँ पे है ये, विंध्यनक्रम में। फिर है विंध्यनक्रम की जो चट्टानें वहाँ पे है पन्ना और गोलकुंडा की खानें। फिर है विंध्यनक्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है। कैसी होती है, जहाँ पे ज़्यादा जीव नहीं मिलते। किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। फिर है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें का निर्माण कैसे हुआ है, इओसीन युग से लेकर प्लोइसीन युग के बीच हुआ। कब हुआ है, इओसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक। शैलमुख ये कैसे बने, हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाते हैं ये, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्र में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं, टर्शियरी में। फिर यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है। यह इसे लीलांग क्रम के नाम से भी जाना जाता है, टर्शियरी को। टर्शियरी चट्टानें ये दे रखा ऊपर देख सकते हैं मैप में। फिर है क्वार्टरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें के अवशेष क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीसोटीसीन और वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित है। प्लीसोटीसीन क्रम की चट्टान शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। फिर गंगा और सतलुज के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर कोप के नवीनतम निक्षेप पाए जाते हैं। फिर है करेवा सरोवरी निक्षेप, जिसमें बादाम, अखरोट, जाफरान की खेती की जाती है। कहाँ पे, करेवा सरोवरी निक्षेपों में। फिर आता आगे प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है। यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। फिर पठारी भागों में पठारी भागों पर अनेक प्रकार प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाब की अधिकता है, जिसमें सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के अलावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। फिर है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो। किसके? पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले, जिन पर मसाले, चाय। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लेटराइट मिट्टी में निर्माण मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर है इसमें मतलब कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में ध्यान रखना, मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। फिर प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। फिर आता है पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं और यह सागौन, देवदार, आबनूस, महागनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियां मिलती है। फिर है इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती है, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भागों की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। मतलब यहाँ मिलती है प्रायद्वीपीय पठार में। फिर छोटा नागपुर के पठार को भारत का क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी। फिर दे रखा पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाह व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। फिर आता हमारा उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो भारत के कई प्रकार से क्या पहुंचाते हैं? भारत को लाभ पहुंचाते हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। फिर इसमें भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकती है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। फिर हमारा हिमालय के बारे में ही दे रखा है। इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है और जिस पर हमारी कृषि निर्भर होती है। फिर हिमालय नदियों को वर्षा वाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय में हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली कई नहरों को देखा जा सकता है। फिर हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे क्या होता है? उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मत जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। कौन कौन से? कोबाल्ट क्या क्या मिलते हैं हिमालय में? निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मत जैसे धात्विक खनिज संसाधन। फिर इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। मतलब ये क्या है? कठोरता, इसकी कठोरता के कारण। यह कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी है। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला, विभिन्न प्रकार के कोयले मिले हैं। फिर इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रोसाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। कहाँ मिलता है? कारगिल क्षेत्र के रियासी में। फिर वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती है, जिससे पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों के समेकित संस्कृति के विकास का
आधार रहा है। इसकी विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता का बोध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब कि भारत में अनेक धर्म, जाति और अनेक धर्म के लोग, सांस्कृतिक लोग होने के कारण भी क्या है, यह एकता का बोध कराता है। फिर है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। इनका निर्माण किससे हुआ? क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलीसीन कल्प में हुआ है। फिर यह भारत की क्या है? नई भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसंनति के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग का निर्माण हुआ, टेथिस। फिर है इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। फिर आता है इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला व पेट्रोलियम के क्षेत्र मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है ये। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।